Hello students, welcome back. My name is Nitish Sharma. I hope you guys are fine. So students देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्लियर किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट आइडिया दिया था रिगार्डिंग के ब्रिटिशर्स कब इंडिया में आए। इंडिया में जब वो आए थे तो प्राइमरी किस मोटिव से वो आए थे, फिर लेटर ऑन किस तरीके से जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था टुवर्ड्स आवर नेशन और टुवर्ड्स द ट्रेड पॉलिसी वो कैसे उनका चेंज हुआ और किस तरीके से उन्होंने रूल करना शुरू किया। ठीक है, आज स्टूडेंट हम ये पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो डिफरेंट सेक्टर्स को उन्होंने किस तरीके से हार्म पहुंचाना शुरू किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट किससे, सबसे पहले हम बात करेंगे आज एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या था ये मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। अब हमें ये जानना है कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद मतलब जब वो जा रहे थे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो हमारे अलग अलग जो सेक्टर्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, क्या उनका स्टेटस था। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे आज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सबसे फर्स्ट हम क्या समझेंगे, सबसे फर्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर का जो स्टेटस था वो कैसा था। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स आप समझते हैं एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, वो सारी एलिड एक्टिविटीज जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करने से लेकर के फसल के कटने तक जो क्रॉप है क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक की जितनी भी सारी एक्टिविटीज देखी जाती है वो किस में आती है, वो एग्रीकल्चर में आती है। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि वो देश वो इकोनॉमी जो वर्ल्ड में एग्रेरियन इकोनॉमी के तौर पे फेमस थी, उस इकोनॉमी का ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो स्टेटस रहा वो क्या स्टेटस हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले हमें यही समझना है। देखो स्टूडेंट्स उस टाइम के अगर हम डेटा की बात करें तो उस टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के डेटा के अकॉर्डिंग नियरली 85% पीपल वर लिविंग इन रूरल पार्ट्स ओनली। ठीक है, मतलब उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उस डेटा के अकॉर्डिंग नियरली 85% पीपल वर लिविंग इन रूरल पार्ट्स ओनली। 85% लोग जो थे वो कहां रह रहे थे, वो रूरल पार्ट्स में रह रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब 85% लोग रूरल पार्ट में स्टूडेंट्स रह रहे थे तो उस केस में हुआ क्या, उस केस में बेसिकली हुआ ये कि उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा अपने आप को सस्टेन करने के लिए कोई और फ्रूटफुल बिजनेस या कोई और फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी बची ही नहीं। क्योंकि अगर आप गांव में हो, आप अगर रूरल पार्ट में हो तो जो सबसे मेजर काम आप कर सकते हो, इंडस्ट्रीज वहां पे होंगी नहीं और ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो वैसे ही बहुत कम इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। तो 85% लोग पूरे के पूरे रूरल पार्ट्स में थे और वो जो 85% जो पार्ट्स थे 85% जो लोग थे वो ऑलमोस्ट क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर को ही अपना लाइवलीहुड बना रहे थे। इसलिए एग्रीकल्चर में उस समय सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत ज्यादा थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है स्टूडेंट, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जब हम क्या करते हैं, जब हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जब हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए स्टूडेंट्स फार्मिंग करते हैं तो उस फार्मिंग को क्या कहा जाएगा, उस फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाएगा, मतलब उगाओ और खाओ। ठीक है, आज के डेट में लोग एग्रीकल्चर को एक कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे भी देखते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, मार्केट में बेचते हैं जिससे कि मनी अर्न करते हैं। बट एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या था, जो एग्रीकल्चर था उसको मेजरली सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग के तौर पे देखा जाता था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, हम लोगों का डायरेक्शन कुछ हद तक कमर्शियल फार्मिंग में भी मूव किया था। बट स्टूडेंट दैट वाज नॉट वॉलंटरली, वो वॉलंटरली
नहीं था, इंडियंस वॉलंटरली कमर्शियल फार्मिंग नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इंडियंस को फोर्स किया गया था, परसुएड किया गया था, प्रेशराइज किया गया था कमर्शियल फार्मिंग के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग बुरी नहीं है, आप ऑब्वियस सी बात है, आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, मार्केट में बेच के यू कैन अर्न मनी, इट्स अ गुड थिंग। बट मैटर ये करता है कि आप ग्रो कर क्या रहे हो, ग्रो करने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये चीज वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखी गई उसमें एग्रीकल्चर के स्टेटस में इंडिया के रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, तो वो क्या थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो फार्मिंग जिसमें उगाओ और खाओ वाला काम होता है, ठीक है। सेकंड जो स्टेटस के अकॉर्डिंग देखा गया कि इंडियन मतलब एग्रीकल्चर स्टेटस जो था वो क्या था, वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ओके। अब स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले मैं यहां पे सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात करूंगा, मैं यहां पे इसको एग्रीकल्चर के रेफरेंस पे बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूं जनरल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, है ना। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब पर इनपुट के इस्तेमाल से मैं कितना आउटपुट ग्रो कर सकता हूं, उसी को मैं क्या बोलता हूं, उसी को मैं प्रोडक्टिविटी बोलता हूं, ठीक है। तो अगर मैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इंडिया के एग्रीकल्चर के रेफरेंस में क्या था, एग्रीकल्चर के रेफरेंस में यह था कि इंडिया पर हेक्टेयर ऑफ लैंड तो बहुत ज्यादा यूज करता था, मतलब जो हेक्टेयर ऑफ लैंड थे, इंडिया के पास जो लैंड था वो तो बहुत सफिशिएंट था, काफी अच्छा खासा था, लेकिन उस लैंड के अकॉर्डिंग जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी। मतलब जितना लैंड हम यूज करते थे, होता ना, जैसे एग्जांपल लो कि आपने मुझे बोला कि सर मैं अगर 1 घंटे पढ़ूं, एज अ स्टूडेंट बताना सर, एज अ टीचर थॉट प्रोसेस से मत बताना, एज अ स्टूडेंट बताना कि सर अगर मान लो आप कोई भी पर्सन हो, कि कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपसे पूछा कि सर अगर मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से मुझे आती हैं, ठीक है, और आप मेरी लर्निंग पावर जानते ही हो, या आप मेरी जो भी एबिलिटीज है वो जानते हो, उसके बेसिस पे सर 1 घंटे में मैं कितने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने कहा यार मेरे ख्याल से जो आपका प्रेजेंट स्टेटस है, मतलब मैं जानता हूं आपका इंटेलिजेंस और आपकी नॉलेज, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप समझते हो ना एकदम स्टैटिक बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग होगा। तो मैंने आपको जितना आपको स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आप 1 घंटे के अंदर 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 6 क्वेश्चंस पर आवर। तो स्टूडेंट इसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि तुमने कितना इनपुट यूज किया, उस इनपुट से तुमने कितना, उस पर्टिकुलर इनपुट से कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी, मतलब इंडिया जो पर यूनिट ऑफ इनपुट इस्तेमाल करके आउटपुट ग्रो करता था, वो क्या करता था, वो बहुत कम कर पाता था, ठीक है। अब यहां पे इनपुट का रेफरेंस क्या है, यहां पे इनपुट का रेफरेंस जो हमारे पास है वो क्या है, वो है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। स्टूडेंट्स होपफुली आप जानते होंगे, जैसे जब हम अपने लिए रहने के लिए घर देखते हैं, तो घर जब हम देखते हैं तो उसको आप जानते हो कि किस तरीके से मेजर किया जाता है, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट। जनरली ये हमारी मेजरिंग यूनिट्स होती है, जिसमें हम जब घर परचेज करने जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। वैसे जब हम खेती की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो मिनिमम डिनोमिनेशन शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है, कितने हेक्टेयर जमीन है। तो हेक्टेयर जमीन के हिसाब से क्या होता है देखा जाता है। तो इंडिया क्या करता था, इंडिया के पास जो हेक्टेयर ऑफ लैंड थी, देखो प्रोडक्टिविटी लो होने का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी लो होने का मतलब है तुम इनपुट तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तुम आउटपुट नहीं दे पा रहे हो। मतलब 1 घंटे तो तुम बैठ रहे हो, लेकिन 1 घंटे में 6 क्वेश्चन की जगह तुम 2 या 3 ही कर पा रहे हो। तो इंडिया भी क्या करता था, इंडिया के पास ऐसा नहीं कि लैंड की कमी थी, इंडिया के पास लैंड तो सफिशिएंट था, बट उसके अकॉर्डिंग जितना कल्टीवेट होना चाहिए था, जो एरिया कल्टीवेट करना चाहिए था इंडिया को, वो क्या था, वो बहुत कम था। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेकर के बात करें तो
मतलब जो बाकी जो देश थे, वर्ल्ड के बाकी जो देश थे, वो इंडिया से ऑलमोस्ट 60-70% ज्यादा सेम लैंड पे प्रोडक्शन कर लेते थे। मतलब सेम लैंड यूज करते थे, उतनी ही हेक्टेयर लैंड जापान भी यूज कर रहा है, यूएसए भी यूज कर रहा है। लेकिन अगर एक मान लो, मैंने कहा 1 हेक्टेयर लैंड पे इंडिया सिर्फ मान लो 300 किलो, ठीक है, 300 किलो वीट उगा पा रहा है, तो उसी जगह पे जो जापान है वो उस टाइम पे कितने उगा रहा है? 900 या फिर 1000 किलो, यूएसए इतना। तो ये आपका कंपैरिजन था कि जो बाकी देश थे वो आपसे बहुत ज्यादा सेम हेक्टेयर ऑफ लैंड पे क्या कर रहे थे? ग्रो कर पा रहे थे। अब इसकी वजह क्या थी कि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी जो लो थी, उस प्रोडक्टिविटी लो होने का जो वजह है वो वजह क्या थी? स्टूडेंट्स, इसकी बहुत एक सिंपल सी वजह ये थी कि इंडिया की जो प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, इंडिया की जो प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन टेक्निक्स थी वो क्या थी? वो बहुत आउटडेटेड थी। प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या थी? आउटडेटेड, बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे थे। फर्टिलाइजर्स हमारे पास नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स नहीं थे। जो हम एचवाईवी सीड्स आज पढ़ते हैं, वो एचवाईवी सीड्स का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था। तो मतलब बेसिकली इंडिया की प्रोडक्टिविटी लो होने के पीछे जो वजह थी वो क्या थी? वो था कि इंडिया की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, उसकी लो होने की वजह लोगों का कुछ ना कुछ ओपिनियन के वो लोग मानते थे कि भैया एग्रीकल्चर जो है हमारा, हमारे मदर लैंड है एंड ऑल करके कुछ इस तरीके से, जिसमें वो लोग किसी भी तरीके के इनपुट्स को इस्तेमाल करने से, जो कि साइंटिफिकली ग्रो किए जाते थे, इनपुट्स बनाए जाते थे, उनको ग्रो मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है, कि हम अपनी लैंड को खराब नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से लैंड इंडिया यूज कर रहा था अच्छी खासी, बट उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो हमें पॉइंट देखने को मिलता है इंडियन एग्रीकल्चर का ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो क्या था? वो था हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब स्टूडेंट्स एक बात आप समझने की कोशिश करो, आप कितना ही अच्छा इनपुट क्यों ना इस्तेमाल कर ले, ठीक है, कितने ही अच्छे मशीन्स को क्यों ना इस्तेमाल कर ले, बहुत फर्टाइल लैंड को ही क्यों ना ले लो, लेकिन स्टूडेंट्स जब तक आप इरिगेशन फैसिलिटीज को स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आपके पास काम नहीं चलेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर, भाई आप कैसे सोच सकते हो कि बिना पूरे खेत को इरिगेट करे, बिना पूरे जो आपकी लैंड है उसको इरिगेट करे, आप एक अच्छी जो क्रॉप है वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? तो अब पूरे के पूरे, जब मुझे पूरे खेत को इरिगेट करना है, तो पूरे खेत को इरिगेट करने के लिए ऑब्वियसली बात है बाल्टी और मग्गे से तो स्टूडेंट्स पानी डाल नहीं सकता ना मैं, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मैं ऑन करके छोड़ दूं और पूरे खेतों में उससे पानी फैल जाए। आज आप देखते हो हम वाटर स्प्रिंकल्स का यूज करते हैं, आप अपने आसपास घरों के पार्क में जाते होगे तो वहां देखते हो ना वाटर स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, वो छोटा सा फुवारा टाइप होता है, वो घूमता रहता है, ठीक है, और वो घूम घूम के जितना भी उसके जिस एरिया में रखते हैं उसके एरिया को काफी अच्छे एरिया तक पानी दे देता है, ठीक है। ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं आज की डेट में जिसमें हम पानी को ऑन करके छोड़ देते हैं, सारे खेतों में उससे पानी फैल जाता है, पहुंच जाता है। तो पहले ये सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो कि इरिगेशन के लिए, जो कम टाइम में पूरी लैंड को इरिगेट कर सके, वो फैसिलिटीज नहीं थी। ना होने की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंडिया का जो एग्रीकल्चर था बहुत हैवीली डिपेंडेंट हो गया था रेनफॉल पे। क्योंकि अब जब तुम्हारे पास वो टेक्निक्स नहीं है और बाल्टी से तुम पूरे खेत में पानी डाल नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कुछ एक ऐसे मीन्स पे डिपेंड होना पड़ेगा जो कम टाइम में पूरे के पूरे लैंड के अंदर पानी डाल सके, और वो अकेला कौन है? वो फिर रेनफॉल ही है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो हैवीली डिपेंडेंट हो गया था रेनफॉल के ऊपर। मींस अगर एक बेटर रेनफॉल आएगी तो जो फार्मर्स थे दे कैन एक्सपेक्ट के आउटपुट जो आएगा, जो क्रॉप्स आएगी, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़िया हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर रेनफॉल अच्छा नहीं रहा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो फसल है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो मतलब बेटर रेनफॉल मींस बेटर आउटपुट, ठीक है, जबकि बैड रेनफॉल मींस बैड आउटपुट। तो ये एक और फीचर जो था वो इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिला था, ठीक है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज इंडिया के अंदर नहीं थी, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिला, वो क्या मिला? दैट वाज लैंडलॉर्ड टेनेंट
कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे स्टूडेंट्स? लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बेसिकली ये था कि जो लैंडलॉर्ड थे और जो टेनेंट थे ना, वो क्या थे? वो उन दोनों के बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट कैसा था? आज स्टूडेंट समझो, टेनेंट कौन होते हैं? टेनेंट का मतलब होता है जो एक तरीके से किराएदार है, जो किसी की जमीन पे क्या कर रहा है? किराया देके रह रहा है, उससे हम टेनेंट बोलते हैं। आज स्टूडेंट्स, आज के डेट में क्या होता है? आज की डेट में ऐसा होता है कि अगर आपके पास खुद का अपना घर नहीं है रहने के लिए, तो आप रेंट पे लेते हो। ठीक है, अब रेंट में क्या होता है? आपसे वो जो पर्सन होता है जो आपको रेंट पे जो आपका लैंडलॉर्ड होगा, वो आपसे कहता है कि जी आपको इस फ्लैट का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी एक अमाउंट है वो आपको फिक्स हमको देना है। ठीक है, वो फिक्स हमको अमाउंट दो, जितने टाइम के लिए आपको रहना आप रहते रहो, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप रहो। ठीक है, और उसमें आपका काम ज्यादा चले, आपका काम कम चले, उससे कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा मेरा रेंट 15,000 है, आप करोड़ों कमा लो, 15,000 दे देना मुझे हर महीने के। आप नहीं कमा पा रहे तो भी 15,000 दे देना, इतना कर सकता हूं। जब आपका काम नहीं चल रहा होगा, थोड़ा आपने मुझे बोल दिया, तो 5, 6, 8, 10 दिन ऊपर कर दूंगा। ठीक है, 5, 6, 8, 10 दिन मत देना, थोड़ा लेट कर देना, लेकिन दे देना। यही होता है। उस टाइम पे स्टूडेंट्स जो लैंडलेस फार्मर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो जाते थे जमींदार के पास। ठीक है, वो जाते थे किसके पास? जमींदार के पास। तो जब वो जमींदार के पास जाते थे कि हमको जमीन दे दो, ठीक है, और हम बदले में क्या करेंगे? हम बदले में उस टाइम पे जो रेंट था वो ज्यादातर किस में लिया था? फसल में। फसल मतलब जो क्रॉप्स होंगी कि भाई टोटल जितना भी हम क्रॉप ग्रो करेंगे उसका इतना हिस्सा आपको दे देंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहां आता था? कॉन्फ्लिक्ट स्टूडेंट यहां आता था कि जैसे आज आपका रेंट फिक्स है कि 15,000 रुपए देना है। ठीक है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया। तो उस टाइम पे ना जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो बहुत क्रूअल थे। वो इस लेवल पे क्रूअल थे कि वो फिक्स नहीं करते थे। ठीक है, फिक्स ना करने का मतलब क्या है? वो अगर आप उनसे ये बोलोगे कि भाई लैंडलॉर्ड भाई इतना तुम मुझसे लेके रख लो, तो वो ऐसा नहीं करते थे। वो कहते थे कि आप जो टोटल ग्रो करोगे उसका इतना % हमको चाहिए। ठीक है, और ये परसेंटेज स्टूडेंट वेरी करता था। कभी भाई अगर जमींदार को ज्यादा चाहिए, एक्सप्लॉइट करने का ज्यादा मन कर रहा है, तो वो इस परसेंटेज को बढ़ा देता था। कभी मन कर रहा है कम करने का, तो वो कम कर देगा। ठीक है, ऑफ कोर्स कम तो क्या ही करेगा वो, तो ये परसेंटेज वेरी कर जाती थी। यहां आती थी फार्मर को दिक्कत कि भाई वो पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत वो कर रहा है, इनपुट उसके मशीन जो थोड़ी बहुत भी है वो सारी मशीन उसकी, पूरा फिजिकल लेबर उसका, सब कुछ उसका। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट ग्रो किया, उस आउटपुट ग्रो का स्टूडेंट हिस्सा भी कितना होता था? 50%, 60% जमींदार को दो। अब एक बात बताओ, जब फार्मर टोटल आउटपुट का 60%, 50% उसको दे देगा, ठीक है, रिमेनिंग 50% में खुद के सर्वाइवल के लिए भी रखना है, प्लस फर्दर इन्वेस्टमेंट के भी रखना है, 50% में वो कितना कुछ कर लेगा। तो इस वजह से जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी और जो जमींदारों की जमीनों पे काम कर रहे थे, उनमें आ गए एक तरीके से क्या? उनमें एक तरीके से ग्रजेस आ गए कि यार मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। आप सोचो ना, एक तरीके से फार्मर्स को लगा हम पे तो बहुत अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है स्टूडेंट, इस तरीके की सिचुएशन, तो आप खुद सोच सकते हो वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, है ना। फार्मर का भी काम में मन नहीं लगेगा कि भाई मैं ग्रो करता हूं और वो तो इतना % ले जाता है। तो स्टूडेंट ये सारे कुछ फीचर्स थे जो हमें कहां देखने को मिलते हैं, जो हमें इंडियन एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? देखने को मिलते थे। कब? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास पहला का टॉपिक हो गया जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि एग्रीकल्चरल स्टेटस जो था वो कैसा था, कब? ब्रिटिशर्स के टाइम पे।